हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और कल कोई लेक्चर नहीं आया। उसका रीज़न था कि चैनल को सेपरेट किया जा रहा था। अब इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th और 12th के ही लेक्चर्स आएंगे, जो सीबीएसई पे बेस रहेंगे और जेई पे बेस रहेंगे। ठीक है, चैनल सेपरेट कर दिया गया है। पहले 10th के भी लेक्चर्स इस पे आते थे, अब इस चैनल पे कोई 10th का लेक्चर नहीं आएगा। ठीक है, 10th के लिए हमने अलग चैनल बना दिया है। और जो भी आपके भाई बंधु हों, छोटे भाई हों, ठीक है, तो उनको अगर 9th और 10th करनी है, इस साल 10th ही आएगी बोर्ड्स की, तो उसको बता देना कि वहाँ पे ट्रेंडिंग ट्यूटर 9th 10th करके एक चैनल है। ठीक है, ट्रेंडिंग ट्यूटर 9th एंड 10th करके एक चैनल है, जिस पे 10th के ही बोर्ड्स के सारा का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और आप 11th और 12th वाले बच्चे इस चैनल पे जुड़े रहना। क्लास 11th का, क्लास 12th का पूरा सीबीएसई और जेई का सिलेबस आपको कराया जाएगा। अब बच्चे बात करते हैं नीट की। तो देखो बेटा, नीट का इस बार तो हमारे से पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि बायोलॉजी का कोई अच्छा टीचर नहीं था। तो नीट के बच्चे यहाँ से फिज़िक्स और केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की। ठीक है, जो फिज़िक्स उनके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट जो है, अगर आप जेई लेवल की भी करते हो तो आपकी नीट की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और ऐसा नहीं है हम यहाँ पे सिर्फ नीट के क्वेश्चन, मतलब जेई के क्वेश्चन ही करेंगे, नीट के भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो नीट की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब चैनल सेपरेट हो चुका है, इस पर आपके डेडिकेटेड क्लास 11th और 12th आएगी। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और भैया सब्सक्राइब कर लो। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए टाइम टेबल ये है, और पीडीएफ नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो भी नोट्स आते हैं या डीपीपीज आती हैं या और भी कोई मटेरियल आता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सको। तो चलो, आज है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में, ठीक है, हमने बात की थी कि प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है ना। जब भी हमने मेजरमेंट करते हैं तो उसमें मेजरमेंट में एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात की थी। आज उससे आगे, अच्छा, रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज़ करके आओ। ठीक है, लास्ट क्लास का एक बार आप रिवाइज़ करके ज़रूर आओ। चलो, आज हम करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट जिनकी मतलब हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही वैल्यू है। ठीक है, मेजरमेंट के अंदर जो ज़्यादा खास हैं, जिनको रिपोर्ट, अब देखो आपने कोई भी चीज़ मेजर की, अब उसको रिपोर्ट भी तो करोगे। रिपोर्ट करने का मतलब भैया उसकी वैल्यू भी तो बताओगे। आपने अपना मास मेजर किया, है ना, वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, आपका मास मेजर हो गया कि भैया ये आपका मास कितना है, 60 kg है। ये रिपोर्ट करने का तरीका है कि आपने रिपोर्ट कैसे किया, 60 kg, 60.0 kg। ठीक है, 60.00 kg। ये अलग अलग मेथड हैं बेटा रिपोर्ट करने के। अब वैल्यू तो, अब आप कहोगे सर वैल्यू तो सब में ही सेम है, 60 ही किलो है, इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 60 ही है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही बताती है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो 60 kg में ऐसा लग रहा है ये डेसिमल के बाद वाली चीज़ें मेजर ही नहीं कर सकता, ये डेसिमल के 1 पॉइंट तक मेजर कर सकता है, ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर कर सकता है, तो ज़्यादा एक्यूरेट ये होगी। ठीक है, इस मशीन को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, जिस पे आंसर रिपोर्टिंग क्या आई है, 60.00 kg। ठीक है, तो हमारी फिगर्स जो हैं ये देख के मुझे पता लगा कि कौन सी मशीन मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है, किसको मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुई, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज़ अनसर्टेन। देखो, सिंपल सी बात है, हमारी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, शॉर्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं, वो सर्टेन नंबर, सर्टेन डिजिट्स जिनकी वैल्यू सर्टेन है, तो यही तो होगी ही होगी, ये तो चाहिए ही चाहिए, प्लस अनसर्टेन, प्लस अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अब जेई में देखो ऐसे भी आते हैं, आपने कोई आंसर निकाला और वैसे ही आंसर 2-3 आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का रोल रहेगा कि आंसर रिपोर्टिंग करने में आप सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से ही आंसर रिपोर्ट करोगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, कि कोई डिजिट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे आपने कोई चीज़ मेजर की, मान लो आपने गोल्ड परचेज़ किया और गोल्ड का मास था 8.937 ग्राम्स।
शॉप पे आपने मेज़र किया, ठीक है, 8.937 ग्राम्स। जब आप घर आए, ठीक है, आपने दोबारा, ठीक है, अपनी भैया इतनी महंगा हुआ पड़ा है गोल्ड, तो थोड़ा तसल्ली के लिए आपने दोबारा मेजर किया, आपका आया 8.935 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का फ़र्क है, 0.002 ग्राम्स का यहाँ पे क्या आ रहा है, फ़र्क आ रहा है जब आपने घर पे आके चेक किया, है ना। अब 0.002 ग्राम भी वही, अब एक देखो इतना महंगा हुआ पड़ा है गोल्ड, तो 0.002 ग्राम की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। अगर आप पे कम आ जाए तो आपका नुकसान, अगर जो ज्वेलरी शॉप वाला है उससे ज़्यादा चला जाए तो उसका भी नुकसान होगा। अब देखो 8, 9 और 3, ये तो श्योर फिगर्स है ना, ये फिगर्स तो श्योर हैं कि भैया ये तो है ही है, शॉप पे भी यही आई थी और घर पे भी आपका मेजरमेंट में यही आ रही हैं। तो इन डिजिट्स को हम कहते हैं सर्टेन डिजिट्स, इनको हम क्या कहते हैं, सर्टेन डिजिट्स, ठीक है। अब ये जो है 7 और ये जो है 5, ये दो आपको नहीं पता कौन सी ठीक है, इन दोनों में अनसर्टेनिटी है, इन दोनों में मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। भैया क्या पता शॉप वाले की ख़राब हो, क्या पता आपका जो वेइंग मशीन है वो ख़राब हो, है ना। तो ये क्या है, हमारी अनसर्टेन डिजिट्स, ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट्स। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करूँ, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं, तो भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थी, सर्टेन प्लस अनसर्टेन। 3 डिजिट्स मेरी सर्टेन है, एक मेरी अनसर्टेन है, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हुआ, 4। तो इस वैल्यू में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। इस वैल्यू में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब समझ आ गया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, कि सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कोई नंबर दे दें तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि भैया चलो उसको भी देखते हैं। तो इसके लिए ना कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। और जितनी भी ज़ीरोज़ हैं बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई ज़ीरो आ रही है तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 385, ये एक नंबर है, ये नॉन ज़ीरो नंबर है। तो नॉन ज़ीरो नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ही क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सारे के सारे ही क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। और तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और क्या कह रहे हैं, एज वेल एज जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। अब मान लो ऐसे है, जो ये जीरो आई हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो ऐसी जीरोस दो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं वो भी कैसी काउंट होंगी, सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। तो इसमें अगर हम लिखें कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो पहला रूल, अब आपको ये रूल्स ही याद करने हैं, इसमें कुछ एज सच नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रूल्स हैं, ठीक है। जैसे आपने क्लास 10th में IUPAC के रूल्स पढ़े थे तो वैसे ही ये रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के। ओके बेटा, चलो फर्स्ट रूल हमारा क्लियर है कि क्या कहता है फर्स्ट रूल, कि भैया अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट, जो ज़ीरोज़ हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई ज़ीरोज़ आ रही हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, उनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। जैसे अगर ऐसे लिख दें 0 1 2 3,
तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है ये ज़ीरो, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो इसको तो हम सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही अगर हम बात करें 0.035, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ 2 ही। नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। 0.0685, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितनी है, 3, ठीक है। ये रूल आई गेस आपको समझ आ गया है। अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में कोई ज़ीरो आ रही है तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। चलो रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ ए नंबर एंड्स इन ज़ीरो, कोई नंबर है जो ज़ीरो से एंड कर रहा है, बट दीज ज़ीरोज़ आर टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, देन दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, देन दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। जैसे कोई नंबर ज़ीरो से एंड कर रहा है, हम ले लेते हैं 25.0, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं 68.000, ऐसा हमने कुछ नंबर ले लिया। अब ये जो ज़ीरो है, ठीक है, नॉन ज़ीरो के राइट में है, ये नंबर ज़ीरो से एंड कर रहा है और ये ज़ीरो डेसिमल पॉइंट के बाद है, किसके बाद है, डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो ये ज़ीरोज़ हमारे लिए सिग्निफिकेंट हैं। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट होती हैं, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसमें हम चेक करें, नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट हैं ही ये दो, तो अब ये जो ज़ीरोज़ हैं ये डेसिमल के बाद हैं, 1 2 3, तो 3 और 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे अगर हम वेट, जैसे हमने मेजर किया था 60 kg, 60.0 kg और 60.00 kg, तो ये पॉइंट के बाद वाली जो ज़ीरो हैं ये हमें इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बताती हैं कि इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेटली माप सकता है और किस लेवल तक की वो मेजरमेंट की कर सकता है, ठीक है ना, किस लेवल तक का वो मेजर कर सकता है। भैया इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, मेरे को ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे ये मशीन में, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर वही दिखाती हैं कि कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इस केस में। तो आई होप आपको समझ आया है। चलो अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर एक नंबर ज़ीरो से एंड कर रहा है बट दीज ज़ीरोज़ आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, देन दीज ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, देन दीज ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जैसे अगर हम बात करें 29800, ठीक है, अगर हम बात करें 29.80, तो इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 10⁻³ कर दें। अब ये दोनों फिगर, ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर क्या हैं, सेम है, लेकिन इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम काउंट नहीं कर रहे और ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम काउंट नहीं कर रहे। 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 1 2 3, और ये 0 डेसिमल के बाद है, इसमें कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ज़ीरोज़ कैसे आपका हिस्सा बनेंगी और कैसे नहीं बनेंगी वो डेसिमल पॉइंट भी आपका डिसाइड करता है। वहाँ से आपको मैंने फिर बता रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी का हमें पता चलता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट रूल हमारा कि इफ़ अ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो रिटन विद द डिजिट्स, अगर डिजिट के साथ आपका कोई नाम भी लिखा है, जैसे आप अभी पेन कॉपी लेके घूम रहे हो और घूम के रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपने एक पेन पकड़ा हुआ है ना, 1 पेन। अब अगर नाम भी आ गया किसी चीज़ का डिजिट के साइड में, तो वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है क्योंकि ये एग्जैक्ट हैं, ठीक है, ये हमारे एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं और एग्जैक्ट नंबर्स में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बारे में चर्चा नहीं करते, ठीक है बेटा। अगर नेम आ जाए, जैसे 10 बुक्स आ गई,
तो आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इनफाइनाइट। क्लियर? तो आई होप आपको चारों रूल्स ये समझ आए हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता था कि जो भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ जाए तब भी वो क्या है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है? लेफ्ट साइड में अगर ज़ीरो आ रही है, लेफ्ट साइड में अगर ज़ीरो आ रही है नॉन ज़ीरो डिजिट के, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, वो सिर्फ डेसिमल प्लेस को बताती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? वो सिर्फ डेसिमल की पोजीशन बताती है कि डेसिमल कहाँ लगेगा। अब दूसरी बात करें, अगर थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई ज़ीरो है और वो डेसिमल के बाद आ रही है, डेसिमल के राइट साइड में आ रही है, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। फोर्थ रूल क्या कहता है कि जो ज़ीरो है राइट हैंड साइड में, उसको काउंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, डिपेंड करेगा हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसी है। अब ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम थी, ठीक है ना, दोनों की ये वैल्यू तो सेम ही है, नंबर तो ये सेम ही है 29800, लिखने का तरीका अलग है। ओके, चलो लास्ट क्या कह रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हो तो हमारी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस फिगर रहेंगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर्स हो जाते हैं, उसमें हम काउंट नहीं करते। तो अभी तो आपने क्या किया कि सिंगल सिंगल आपको डिजिट दिए हुए थे और उसमें आपने निकालना सीखा कि भैया हम कैसे निकालते हैं, है ना। लेकिन अब आप मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उसमें कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन के दौरान जो आपने आंसर रिपोर्ट करना है वो आप कितने डिजिट में करोगे, वो उस आंसर में आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? चलो अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर सच सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन। आपने कोई कैलकुलेशन की, ठीक है, और उस कैलकुलेशन का कोई रिजल्ट आया। अब उस रिजल्ट को आप कैसे रिपोर्ट करोगे, उस रिजल्ट को आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करोगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, पहला रूल क्या कहता है कि अगर आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट होगा should be reported to same number of decimal places as that of term with least number of decimal places। ये क्या कह रहा है कि आपका जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे, जितने सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, जितनी चीज़ों को, जैसे एडिशन कर रहे हैं हम 2.504 और इसको एडिशन कर रहे हैं 1.4 में, अगर इसको मैं ऐड करता हूँ मेरा आंसर क्या आएगा? 3.904, ये मेरा आंसर आया। लेकिन अगर मुझे इसे रिपोर्ट करना है एग्जैक्टली, मैं इसको रिपोर्ट कैसे करूँगा? ठीक है, मैं इसको रिपोर्ट कैसे करूँगा? अब इसके रिपोर्ट करने में मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस तक रखना होगा इसको? तो ये कह रहे हैं कि अगर जो आपका रिजल्ट आया है उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने, जिन चीज़ों को आप ऐड कर रहे हो उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। जैसे इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक है ना। 2.504 में कितने डेसिमल प्लेसेस तक जा रही है वैल्यू? 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 1.4 में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक जा रही है। तो मेरा जो आंसर रिपोर्ट होगा उसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मुझे देखने हैं। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू क्या है? ये 1.4। डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर, तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर होगा, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ना कि 3.904। तो भैया एक आंसर निकालना और एक उसको रिपोर्ट करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आंसर मेरा 3.904 आया था, बट मैंने रिपोर्ट कैसे किया? 3.9 में। ठीक है, तो कभी भी अगर हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमें डेसिमल प्लेसेस तक कितने तक ही जाना है, जितने हमारे, जिन वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हैं उनमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक। ओके, चलो अब सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल क्या कहता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, जो फाइनल आंसर होगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी? जितनी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जिन भी दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, उनमें देखो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। ठीक है, और उस हिसाब से आप अपने आंसर को रिपोर्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.5 इंटू 0.5। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा क्या आएगा? 1.25। ठीक है, अब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है,
तो जो मेरा आंसर आया, अब इसको आंसर तो मेरा ये आ गया, इसको जब मैं रिपोर्ट करूँगा तो मेरे उस आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर। तो भैया एक में 2 हैं, एक में 1 है, तो मेरे आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी तो मेरा रिपोर्टेड आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, रिपोर्टेड आंसर क्या होगा मेरा? 1। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। आंसर निकालना और उसको रिपोर्ट करना सही तरीके से, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर है बच्चे? अब मल्टीप्लिकेशन हमने सीख ली, डिवीजन सीख ली, एडिशन सीख लिया, ये सब चीज़ें होगी। नेक्स्ट देखो, अब अगर बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाए, भैया सब कुछ ही हो रहा हो, ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल लिखते हैं, 4.896 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाय 2.448 इंटू 2, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको रिपोर्ट करूंगा, जब मैं इसका आंसर निकालूंगा, एक मिनट, इसको 253 करो, जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो उसके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? उस आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? ठीक है, अब बताओ कितनी होनी चाहिए? देखो आंसर आएगा क्या इसका? 11.253। ये फिगर्स ऐसी लिए हैं कि इसको डबल हो जाएगा ना, 2 से जब ये डिवाइड होगा, 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कुछ यही वैल्यू बनेगी 4896 वाली, तो ये कैंसिल होके आंसर हमारे पास क्या बचेगा? 11.253। अब 11.253 मेरा आंसर आया, इसमें मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन रूल क्या कहता है? इफ़ अ कैलकुलेशन इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स, द रिजल्ट शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन्वॉल्व अदर देन एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर जैसे ये जो हमारा है 2, ये क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। ये क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। इस एग्जैक्ट नंबर को छोड़ दो, इसको नहीं आपने देखना कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उन सब में चेक करो कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ रही है? 4। तो मेरा जो आंसर रिपोर्ट होगा, अब इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मैं इसको जो रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्टेड आंसर मेरा क्या होगा? रिपोर्टेड आंसर में मेरी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो मैं लास्ट वाली फिगर को हटा के 11.25, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं ये चीज़ें समझ आई होंगी कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकालते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट की जाती हैं। क्लियर है बच्चे? ओके, चलो अब देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को रीड करो। अ स्टूडेंट परफॉर्म टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होती है अभी क्लास 11th में आप सीख जाओगे आगे, विद डिफरेंट ब्यूरेट्स। ब्यूरेट्स क्या होती है? ब्यूरेट्स टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट है, उसको अपरेटस है, ब्यूरेट्स कहते हैं उनको, और जो वैल्यू आई वो आई 25.2, 25.25 और 25.0 ml। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द एवरेज वैल्यू। अब देखो, कल हमने बात की थी, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि मेजरमेंट क्यों होती है। आप एक्सपेरिमेंट जब भी करते हो, एग्जैक्टली एक रीडिंग से आपका काम नहीं चलेगा। ह्यूमन एरर हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के कुछ ना कुछ एरर हो सकते हैं, तो हम मल्टीपल क्या लेते हैं? रीडिंग लेते हैं। ऐसे ही इस बच्चे ने टाइट्रेशन की, तो इस बच्चे ने 3 रीडिंग्स ली। एक ली 25.2, ठीक है, एक ली 25.25 और एक इसकी रीडिंग आई 25.0। अब कह रहे हैं कि इसके जो एवरेज वैल्यू होगी उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब एवरेज वैल्यू तो इसकी ऐसे निकलेगी। अब हमें इसकी एवरेज वैल्यू नहीं बतानी, हमें इसकी एवरेज वैल्यू नहीं बतानी। मुझे क्या बताना है? मुझे बस ये बताना है कि इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। ठीक है, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। तो भैया देखो, अब इन तीनों को आप क्या करोगे? ऐड करोगे, और ये तो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर को तो आप छोड़ ही दो, एग्जैक्ट नंबर में तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखनी ही नहीं है। जो भी तुम ऐड करोगे, एडिशन में हमारा आंसर कहाँ तक जाना चाहिए?
एडिशन में हमारा आंसर कहाँ तक जाना चाहिए? एडिशन में हमारा आंसर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक जाना चाहिए। तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में क्या है? पॉइंट सिंगल डेसिमल प्लेस तक है, तो मतलब पॉइंट के बाद कुछ होगा और 2 डिजिट आगे होंगी, ठीक है। 2 डिजिट आगे होंगी और 1 डिजिट क्या होगी? पीछे होगी डेसिमल के बाद। आप इसको एग्जैक्ट काउंट कर लेना कितना आता है, बट मुझे तो सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। तो इसमें यहाँ पे कुछ होगा बेटा, एक नंबर यहाँ पे होगा और एक नंबर क्या होगा? यहाँ पे होगा। अब सर यहाँ पे 0 आया तो भी तो भैया काउंट करनी है, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के राइट साइड में है ना। तब भी वो 0 भी आया तब भी काउंट होगा, या तो 0 आएगा या नॉन 0 आएगा, दोनों ही केसेस में काउंट हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। देखो आंसर आपको निकालना है, निकालो, लेकिन मेरे को यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, तो मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने रिपोर्ट करूँगा? 3। कि भैया जो भी आपका आंसर आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी हुई है। अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कैसे हम इसको लिखते हैं, अभी आगे इसी चैप्टर में आपका एवोगैड्रो नंबर आने वाला है। एवोगैड्रोज नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से लिख के, जिसकी वैल्यू दी हुई है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। और एक दिया हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिया हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये आगे आपके सिलेबस में सारे यूज़ होंगे, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से लिखते हैं 1.380 इंटू 10⁻⁻23, ये वैल्यू दी हुई है। देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमें पूछा है भैया तुम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालो, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप निकालो, ठीक है। जो यहाँ पे उसकी आंसर आएगा, इस आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, इस आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ये हमसे सिंपल सा पूछा हुआ है। अब पहली बात मेरे को निकालना तो आना चाहिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो अभी आपको नहीं आएगा, ठीक है, आपने पढ़ा ही नहीं है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और R की वैल्यू कैसे निकलेगी? K इंटू Na मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.380 इंटू 10⁻⁻23, अब मेरे को वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा है। अब दो चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो चीज़ों को आप क्या कर रहे हो बेटा? मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? जितनी दोनों में मिनिमम होंगी। अब यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कभी ऐसा लगे आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? 4, है ना। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। आंसर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पूछी है, बस उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी ये पूछा था। तो मैं नहीं निकाल रहा वैल्यू, अरे मुझे पता है कि भैया इसमें 4 हैं, इसमें 4 है, जो आंसर रिपोर्ट होगा उसमें भी तो 4 ही होंगी, है ना, क्योंकि रूल हमने पढ़े हैं, ठीक है बच्चे। तो ये थी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करते हैं, कैसे आंसर में रिपोर्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता लगा, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। फाइनली जो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होने वाली है, आज हम बेसिक्स की बात करेंगे, और कल से मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी केमिस्ट्री की, उसमें आपका फुल फ्लेज 11th का सिलेबस जेई वाला स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जेई में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जैक्टली तो सिग्निफिकेंट फिगर पे, लेकिन आंसर में पूछा जाता है। तो चलो भाई बात करते हैं एटम क्या होता है। अब बहुत 11th में आ गए हो, एटम पता है एटम क्या होता है ना। छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे एटम से ही मिलके बने हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना। तो बेसिकली एटम होता क्या है? एटम देखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल।
अब आप मोलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो उसमें भी लिखा जाता है मोलिक्यूल भी क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम को भी हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिख रहे हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट, which may or may not have independent existence, have independent existence। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी पाएगा और नहीं भी। मतलब हो सकता है इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो और हो सकता है इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना हो। नेचर के अंदर ये इंडिपेंडेंटली मिल जाए, हो सकता है ना मिले। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के अगर मैं एक एटम की बात करता हूं तो हाइड्रोजन का एक एटम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? H से रिप्रेजेंट किया जाता है, H से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या नेचर में हाइड्रोजन H की फॉर्म में मिलता है? आप बताओ, क्या नेचर में हाइड्रोजन H की फॉर्म में मिलता है? देखो आपने केमिकल रिएक्शन की है ना, क्लास 10th में चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शन वाला, उसमें जब भी आपने हाइड्रोजन की कोई रिएक्शन की तो आपने हाइड्रोजन को कैसे लिखा बेटा? H तो नहीं लिखा, H2 लिखा है ना भैया। नेचर के अंदर हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में मिल रहा है, H की फॉर्म में तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन एटम तो क्या होता है? H होता है। तो इस एटम का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। है ना। और जबकि हम हीलियम की बात करें, हीलियम का अगर मैं एक एटम की बात करूं तो एक एटम को कैसे लिखा जाता है? He। हीलियम का एक एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? He से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब भी आप हीलियम का यूज़ करोगे रिएक्शन में तो उसको He तो लिखोगे, He2 थोड़ी लिखते हैं है भाई, He2 थोड़ी लिखते हैं, नहीं लिखते ना। कभी सुना है He2? कभी भी नहीं सुना। मीन्स ये नेचर में भी आपके He की फॉर्म में ही मिलता है, तो इट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मतलब एटम क्या है? एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता। तो एटम को आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा? एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है भैया, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, और भी कोई चीज़ लेके देख लो, फॉस्फोरस है। चलो एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं हम। जैसे अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस का एक एटम अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो फॉस्फोरस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पी से। ये सब चीज़ें आपको पता है। लेकिन क्या फॉस्फोरस पी की फॉर्म में मिलता है? नहीं मिलता। ये नेचर के अंदर ना P4 की फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में मिल रहा था, ये P4 की फॉर्म में मिलता है। इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, आपने और क्या पढ़ा हुआ? क्लोरीन, क्लोरीन पढ़ा है आपने। क्लोरीन का एक एटम कैसे लिखा जाएगा? Cl। लेकिन जब भी आपने रिएक्शन में क्लोरीन यूज़ किया तो आपने Cl2 यूज़ किया है। मतलब ये नेचर में Cl2 की फॉर्म में मिलता है, Cl की फॉर्म में नहीं मिलता, तो इसके एक एटम का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो आई होप आपको एटम के बारे में चीज़ें समझ आ गई। एटम क्या होता है? एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल भी क्या होता है? मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है।
तो भैया दो स्मॉलेस्ट कैसे हो गए? फर्क है इसमें। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा ही होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, विच एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, और कंपाउंड विच मस्ट हैव, मेनी मस्ट, विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे हाइड्रोजन का ही उठाओ, हाइड्रोजन का, अब हम एटम की बात करें तो H और H2 लिखते हैं। H क्या है? एक एटम है। H क्या है? एक एटम है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन H2 क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन का, वो H2 है। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। ये एक क्या है? मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। दो है ना हाइड्रोजन? कितने हाइड्रोजन है? दो। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैज टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस को तो हम P से लिखते हैं, लेकिन नेचर में ये P4 में मिलता है। तो ये जो है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? ये एक एटम है। और जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जिस फॉर्म में ये मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? ये एक क्या है? मॉलिक्यूल है। ये एक क्या है? मॉलिक्यूल है। और एक मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के, एक मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के कितने एटम है? 4। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस one molecule of phosphorus has 4 atoms of phosphorus। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। ठीक है, सल्फर की बात करो, सल्फर को S से लिखते हो, लेकिन नेचर में ये S8 की फॉर्म में मिलता है। तो इसका तो कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या है? एक एटम है। और ये नेचर में हमें S8 की फॉर्म में मिलता है, सबसे छोटी फॉर्म यही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक मॉलिक्यूल। आपने S8 का स्ट्रक्चर भी बनाया है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, है ना? तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल, सॉरी, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर हैज 8 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में, एटम में आपको फर्क समझ आ गया है। अब देखो, हमने एक चीज़ ये भी लिखी थी कि कंपाउंड का भी हो सकता है ना? कंपाउंड वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वाटर कंपाउंड है, H2O। ठीक है, H2O को हम क्या लिखते हैं? दिस इज द वन मोलिक्यूल, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये क्या है? वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर। अब वाटर के एक मोलिक्यूल में दो एटम मुझे हाइड्रोजन के दिख रहे हैं, और एक एटम क्या, किसका दिख रहा है? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 2 atoms of hydrogen, has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen and 1 atom of oxygen। ठीक है, अच्छा, टोटल एटम्स की बात करें, टोटल कितने एटम्स हैं भैया? 2 और 1 3। टोटल कितने हैं?
3 एटम्स हैं। ऐसे ही आप औरों का भी करके देख सकते हो, CO2 का बता सकते हो, अमोनिया का बता सकते हो, आपने जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, C6H12O6, ग्लूकोज, H2SO4, HCl, ऐसा सब के आप लिख के प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि कैसे ये लिखा जाता है। अब मैं ये ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इसी चीज़ की हेल्प मिलेगी, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत हमें दोबारा पड़ेगी। आयंस क्या होते हैं? देखो, एटम न्यूट्रल होता है, अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। जैसे Na लिखा है और Na प्लस लिखा है, तो ये तो सोडियम का एटम है, और ये क्या है? सोडियम का आयन है। चार्ज आ गया। अब चार्ज कैसे आता है? अब चार्ज आपने पढ़ा है क्लास 9th में, 10th में, सॉरी, 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसी बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे आयन भी कितने तरीके का होगा, ठीक है, आयंस भी कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के होंगे भैया, एक ऐसा जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक ऐसा जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कैटायन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनायन। अब पॉजिटिव चार्ज किससे आता है? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो कैटायन बनेंगे, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं, जैसे NH4 प्लस, H प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस, ये चीज़ें, ये क्या है? कैटायंस है। एनायंस formed by gain of electron, formed by gain of electron। जैसे Cl माइनस आयन पढ़ा आपने, SO4 माइनस 2 माइनस, OH माइनस, ये चीज़ें पढ़ी ना, ये क्या थे? हमारे एनायंस थे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है भैया, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, और हमारे आयंस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो एक लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स इन एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर या आयंस के अंदर, अब ये चीज़ें भी तो किससे मिलके बनी हुई हैं? इनके अंदर भी तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं। तो एक एटम में कितने होते हैं, कितने नहीं होते, वो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एटम का ही देख लेते हैं। तो पहली चीज़ है, हम एटम में डिस्कस करते हैं, एटम के अंदर कैसे निकालते हैं। आपने ये सब चीज़ें सीखी हुई हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा। एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? XZA, है ना। तो जो यहाँ पे X है वो सिंबल होता है एटम का, सिंबल ऑफ एटम। Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और A जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, या मास नंबर बोल लो, एटॉमिक मास, या कुछ बच्चे हो सकता है इसको मास नंबर बोलते हो, क्लियर। अब एटॉमिक नंबर, अब हमें क्या निकालना है? प्रोटॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो प्रोटॉन का पता आपको कहाँ से चलेगा? प्रोटॉन के बारे में आपको कौन बताएगा? आप सेव कर लेते हैं, चलो डॉक्यूमेंट सेव हो गया। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है प्रोटॉन्स का, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब एटम एक न्यूट्रल है, एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल तो तब होगा जब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से आता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से आता है। तो इट मीन्स कि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अब हम बताएं कि हमें न्यूट्रॉन का कैसे पता चलेगा। अब देखो न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, जो हमारा एटॉमिक मास होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास, जिसे हम क्या लिखते हैं, ए से, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उसको तो हम एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, तो मतलब एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, ये A है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हैं तो A माइनस Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, A माइनस Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे अगर ये हमारा सिंबल था तो ये हमें क्या देगा, प्रोटॉन पता चलेंगे यहाँ से और इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे, और अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमारे न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए A माइनस Z। क्लियर हो गया। अब जैसे चलो Na1123, तो सोडियम एटॉमिक नंबर ये क्या है, Z, और ये क्या है, A। Z से हमें प्रोटॉन का पता चलेगा, Z इज इक्वल टू P प्लस, तो प्रोटॉन कितने आ गए, 11, प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11, न्यूट्रॉन कितने आएंगे, A माइनस Z, तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, ये हमारे क्या आगे, न्यूट्रॉन्स आगे। ऐसे ये एक और कर लो, लिथियम 37, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे, 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, 3 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7 माइनस 3 4। तो ये आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताएगा एटम के केस में। ठीक है, अभी हम कौन सा केस कर रहे हैं, एटम का केस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल में कैसे निकाले जाते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूल को वाटर ले लो, अब वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन की बात करें, एक हाइड्रोजन पे ये होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, मास नंबर क्या होता है, 16। ठीक है, अब 1 मॉलिक्यूल, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो देखो, तो H2O हैज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालें भैया, A किसका, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन का आएगा, और हाइड्रोजन है कितने, 2 है ना, तो भैया 1 हाइड्रोजन पे 1 प्रोटॉन है, तो 2 हाइड्रोजन पे कितने होंगे, 2 होंगे, तो 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन पे कितने हैं, 8, 1 ऑक्सीजन पे कितने प्रोटॉन हैं, 8, तो यहाँ पे भी 1 ही है, तो 1 × 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 8 + 2 10, तो 10 तो क्या है हमारे पास, प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगेन ऐसे ही आ जाएगा, सेम ही आएगा। देखो जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो भैया एक हाइड्रोजन पे कितने न्यूट्रॉन हैं, एक हाइड्रोजन पे H11 पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 - 1 0, एक पे 0 हैं, 2 पे भी कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे कितने, 0, ऑक्सीजन पे कितने, 16 - 8 8, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8 है।
न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। आई होप समझ आया है। ठीक है, आशा तो मैं यही करता हूँ भैया समझ आया है। चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, मैं भी करता हूँ, आप भी करो, आप कोशिश करा करो, वीडियो को पॉज करके करो। ठीक है, तो प्रोटॉन निकालते हैं। अब कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर वगैरह आपको पता होना चाहिए, 6, 12 और ऑक्सीजन का 8, 16। एक कार्बन पे 6 प्रोटॉन और हमारे पास कितने कार्बन है? एक ही है, तो 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन पे बात करें, O2 पे बात करें, एक कार्बन पे 8 प्रोटॉन हैं, तो 2 कार्बन पे कितने होंगे? 2 × 8, तो ये कितना हो गया? 16 + 6 22। कितना हो गया? 22। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अभी बताया भैया चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो सेम ही होंगे। न्यूट्रॉन्स की बात करें, न्यूट्रॉन पे एक कार्बन पे कितने न्यूट्रॉन? 6। ठीक है, एक ही कार्बन है। और एक ऑक्सीजन पे कितने न्यूट्रॉन? 8। और कितने हैं? 2 हैं, 2 × 8, तो ऑक्सीजन है ना, तो ये भी कितना आ गया? 22 ही आ गया। सेम आगे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ऐसे कोई ये मत करना कि किसी के सेम आ गए तो गलत हो गया, नहीं। पिछले में हमारे नहीं आए थे सेम सारे के सारे, अब आ गए हैं, तो क्या पता अभी तो इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आ गया। अब हम बात कर लेते हैं आयंस में, कि आयंस में कैसे निकाला जाता है। अब आयंस पे क्या होता है? चार्ज होता है। आयंस पे क्या होता है? चार्ज होता है। तो जैसे SO4 2-, SO4 2-। अब माइनस चार्ज है तो ये एक क्या है? एनायन है। एनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके। एक इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो 2 नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखे हैं? 2। चार्ज से मुझे ये पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखे हैं। ठीक है, तो सल्फर पे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 36, मास नंबर 32, और सॉरी 16, 32, और इसका 8 और 16। अब प्रोटॉन्स निकालें तो प्रोटॉन कैसे निकलेंगे भैया? एक सल्फर पे कितने हैं? 16, और टोटल सल्फर भी कितने हैं? एक ही तो है, तो 1 × 16 प्लस एक ऑक्सीजन पे कितने हैं? 8 प्रोटॉन हैं, तो 4 ऑक्सीजन पे, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं, तो 4 ऑक्सीजन पे कितने होंगे? 4 × 8, तो ये कितना आया? 32 + 16 48। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितने होते? 48 ही होते। अब इस पे कितना चार्ज है? 2, और वो भी कैसा? नेगेटिव। तो भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखे हैं। होने तो इस पे कितने चाहिए थे? 48 होने चाहिए थे अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखे हैं? गेन कर रखे हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से कितने हो गए? 50। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो एक सल्फर पे कितने? 16, 32 - 16 16 है भी हमारे पास एक ही सल्फर, प्लस एक ऑक्सीजन पे 8 न्यूट्रॉन है, तो 4 पे कितना होगा? 4 × 8, तो ये कितना आ गया? 48। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया, एटम के बारे में सीख लिया आज। ठीक है, तो यही है आज के लिए, हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे, क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सीखा है, आज हमने एटम के बारे में सीखा है, मॉलिक्यूल के बारे में सीखा है, और आयन के बारे में सीखा है, और क्या चीज़ सीखी है? हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन में, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। ठीक है, तो रिवाइज करके आना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच भैया। लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। मैं आगे वाले लेक्चर में ना आपको दिखाऊंगा डाटा कि अप्रोक्सीमेट 80% से ज़्यादा जनता, मतलब जो देख के जा रही है, वो सब्सक्राइब नहीं कर रही है। ठीक है,
तो भाई सब्सक्राइब करो, आप ही का चैनल है, फ्री कंटेंट मिल रहा है, फ़ायदा उठाओ इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।